अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन एवं फिर क्या है एवं अयोग्यताएं यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, भारतीय संविधान के दो अलग अलग आर्टिकल है। एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसका नाम है आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में लिखा है, क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 में किसके बारे में लिखा हुआ है बताओ, अयोग्यताओं के बारे में लिखा है। और ये संसद के सदस्यों की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं यहाँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के सेम कॉन्सेप्ट कहाँ पे है बताओ, स्टेट पॉलिटी में। वहां पे हम राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं पढ़ेंगे और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताएं पढ़ेंगे। जो पॉइंट इधर लिखे हैं एज इट इज पॉइंट आपको वहां लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ राज्य संसद के सदस्यों की योग्यताएं एवं अयोग्यताओं की बात कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, योग्यताएं पढ़ रहे हैं, जो कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 84 में लिखी हुई है। और आर्टिकल 84 में क्या लिखी हुई है बताओ, आर्टिकल 84 में संसद के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 84 में किसके बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल 84 में संसद की योग्यताओं के बारे में लिखा है, संसद के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताओं के बारे में लिखा है, क्वालिफिकेशन लिखी है। सिंपल बातें देखो। पहली बात तो है कि संसद के सदस्यों की क्या योग्यता है कि वो इंडिया का प्रोडक्ट होना चाहिए। इंडिया का प्रोडक्ट होने का सिंपल मीनिंग है वो भारत का क्या होना चाहिए बताओ, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब अगर भारत का नागरिक होना चाहिए तो हमारे यहाँ भारत का नागरिकता किस आधार पर प्राप्त हो सकती है, भारत की नागरिकता दो आधार पर प्राप्त हो सकती है, एक जन्मजात आधार पर प्राप्त हो सकती है और दूसरी किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, अर्जित प्रकार से, है ना। हमने नागरिकता वाला चैप्टर भी पढ़ लिया, उसमें नागरिकता प्राप्त करने के पूरे जो 5 तरीके वो भी पढ़ लिए। लेकिन डायरेक्ट रूप से 2 तरीके हैं, एक तो आप जन्म से ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज आप नागरिकता क्या करते हैं बताओ, अर्जित करते हैं। और मैंने आपको कई बार बताया कि हमारे भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं, सभी संवैधानिक पदों में पहली योग्यता ये कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और सभी संवैधानिक पदों में ये प्रोविजन है कि वो भारत का नागरिक चाहे जन्मजात है तो भी चलेगा, और चाहे वो अर्जित नागरिकता है उसके पास तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहली बात कंप्लीट होगी, भारत का क्या होना चाहिए बताओ, नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि यदि वो क्या करना चाहता है, यदि वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। यदि वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि यदि वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी 25 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है और 30 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति किसका सदस्य बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। आयु के मामले में बात करें, आप सभी को पता है लोकसभा का सदस्य बनने और इसके अलावा विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है बताओ, 25 वर्ष है। ठीक है सर, उसके अलावा बताओ राज्यसभा की बात कर ले और विधान परिषद की बात कर ले, इनका सदस्य विधान परिषद है ना, इनका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, इनका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है हमारे यहाँ 30 वर्ष है। फिर आपको पता है राष्ट्रपति, उसके अलावा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ में कौन बताओ, उपराष्ट्रपति, और इसके साथ में मैं बात करूं किसकी बताओ, राज्यपाल की। इन तीनों का अगर आपको मतलब पद प्राप्त करना है तो इनकी न्यूनतम आयु क्या है, इन पदों की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। इसके अलावा आप ध्यान रखें पंचायती राज व्यवस्था में और नगर पालिकाओं में अगर आपको कोई भी पद प्राप्त करना है तो वह न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं है, वहां न्यूनतम आयु 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष का व्यक्ति क्या बन सकता है, सरपंच बन सकता है, प्रधान बन सकता है, जिला प्रमुख बन सकता है। 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति क्या बन सकता है, पार्षद बन सकता है, किसी नगर पालिका का अध्यक्ष बन सकता है, और क्या कर सकता है, किसी नगर परिषद में सभापति बन सकता है, या नगर निगम में क्या बन सकता है, महापौर बन सकता है। तो ये एक साथ लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ न्यूनतम आयु कितनी है। यहाँ राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है बताओ, 25 वर्ष है। दो सिंपल बातें हुई। तीसरी बात देखो, तीसरी बात योग्यता में ही बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है कि यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति संसद का अभ्यर्थी या उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसे निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लेखित शपथ के प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी होगी। इसके लैंग्वेज आप देखोगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो एकदम इजी वे में ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। क्या है कि यदि कोई संसद का अभ्यर्थी या उम्मीदवार बनना चाहता है, संसद का सदस्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, संसद का अभ्यर्थी मतलब कोई संसद का एस्पिरेंट है या कोई क्या व्यक्ति क्या करना चाहता है, देखो संसद का क्या बनना चाहता है, उम्मीदवार बनना चाहता है। अभ्यर्थी का मतलब होता है कुछ बनने का इच्छुक। जैसे आप अभी क्या है, अधिकारी बनने के इच्छुक हैं, टीचर बनने के इच्छुक है, तो आप क्या है बताओ, टीचर के अभ्यर्थी हुए आप, है ना। अधिकारी बनने के आप अभ्यर्थी हुए, जो कोई बनने का इच्छुक होता है उसको अभ्यर्थी बोलते हैं, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनने की इच्छा रखता है, यानी संसद का अभ्यर्थी है या संसद का उम्मीदवार है, तो उस व्यक्ति को निर्वाचन आयोग के द्वारा, कौन सा निर्वाचन आयोग भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। उस राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, जो प्राधिकृत अधिकारी है, उसके सामने क्या करनी पड़ेगी बताओ, शपथ लेनी पड़ेगी। और जो शपथ का प्रारूप है वो कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ है, वो कहां पे लिखा है बताओ, संविधान की तीसरी अनुसूची में लिखा है। अभी वो संसद का सदस्य नहीं बना है, अभी संसद का क्या है बताओ, उम्मीदवार है। देखो संसद के सदस्यों को देखा जाए तो दो बार शपथ लेनी पड़ती है, एक तो जब वो उम्मीदवार बनते हैं तब शपथ लेनी पड़ती है, और एक संसद का सदस्य बनने के बाद में उनको क्या लेनी पड़ती है बताओ, शपथ लेनी पड़ती है। यहां जो मैं शपथ की बात कर रहा हूं वो संसद के उम्मीदवार के रूप में या अभ्यर्थी के रूप में ली जा रही है। याद करो, एक छोटी मोटी आपने रील देखी होगी मोदी जी की। मोदी जी क्या कर रहे हैं, किसी जिला कलेक्टर के सामने क्या कर रहे हैं बताओ, शपथ ले रहे हैं। और फिर उस रील में ऐसा कुछ लिखा होगा, देखिए कलेक्टर साहब का पावर, है ना, देश का प्रधानमंत्री खड़ा है और जिला कलेक्टर बैठा है। और फिर आगे लिखा होगा, बस इसी दिन के लिए पढ़ना है। इतना हमने देखा, इतने में हमारा मोटिवेशन क्या हो गया साथियों, डबल हो गया, है ना। कि लेकिन इतने में गलती हमसे हुई कि दूसरी रील आ गई, इतने में हमारा मोटिवेशन क्या हो गया बताओ, गायब हो गया। क्योंकि रील वाला मोटिवेशन रील जितना ही तो रहेगा, ठीक है। तो वो बात है। तो वहां पे जो मोदी जी शपथ ले रहे थे, जिला कलेक्टर के सामने जो मोदी जी शपथ ले रहे थे, वो किसके रूप में शपथ ले रहे थे, वो संसद के अभ्यर्थी के रूप में शपथ ले रहे थे। तो होता यह है कि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनावों के समय रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है जिला कलेक्टर को, और जिला कलेक्टर के सामने जाके जितने भी पार्लियामेंट के जो सदस्य बनने के इच्छुक है या लोकसभा के जो उम्मीदवार होते हैं, सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को क्या लेनी पड़ती है बताओ, शपथ लेनी पड़ती है। सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को क्या लेनी पड़ती है बताओ, शपथ लेनी पड़ती है। किसके सामने, जिला कलेक्टर के सामने। मैंने कहा यहाँ निर्वाचन आयोग कौन से अधिकारी को प्राधिकृत करता है बताओ, जिला कलेक्टर को, और उसके सामने शपथ लेनी पड़ती है। और शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में लिखा है, शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में लिखा है। शपथ क्या लेंगे, यही लेंगे कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, है ना। इसी प्रकार से देखिए, एक बार लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और एक तरफ उम्मीदवार थे ओवैसी साहब, ठीक है, और ओवैसी साहब ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था, यानी जिला कलेक्टर के सामने जाके क्या पढ़ दी थी बताओ, शपथ पढ़ दी थी।
और किसी मीडिया वाले ने उनसे पूछ लिया कि बताओ क्या भारत के संविधान को मानते हो या नहीं मानते हो। तो ओवैसी साहब ने कहा ये कैसा क्वेश्चन हुआ आपका, है ना, आपको खुद को ही पता नहीं है मैं भारत के संविधान को मानता नहीं मानता हूँ। आप बताओ मैंने सांसद के उम्मीदवार के रूप में या शपथ ली नहीं या नहीं ली है। उन्होंने कहा शपथ तो ले ली आपने। बोला मैंने जिला कलेक्टर के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया है और वहां पे जाके मैंने भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली है। इसका मीनिंग है पता ही मैं भारत के संविधान के प्रति क्या रखता हूँ, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ। ठीक है, इसमें कहने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये समझ में आ गया आपको, इसको रटने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के तीसरी योग्यता ये लिखी है कि जो संसद का उम्मीदवार होता है ना, उसको जब वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जाता है ना, तब निर्वाचन आयोग जो अधिकारी ऑथराइज करेगा, और सामान्यतः यहाँ पे जिला कलेक्टर को ऑथराइज करता है, तो उस जिला कलेक्टर के सामने अब जो प्राधिकृत अधिकारी है उसके सामने जाके क्या लेनी पड़ती है बताओ, शपथ लेनी पड़ती है। और शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में बताओ, तीसरी अनुसूची में। अब मान लो कि कोई जिला कलेक्टर के सामने जाके कोई सांसद का जो उम्मीदवार है, संसद का उम्मीदवार है, वो बोल दे कि मैं तो शपथ नहीं लूंगा, तो जिला कलेक्टर उसका नामांकन पत्र क्या नहीं करेगा बताओ, स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, उसको क्या बता देगा, वहां पे अयोग्य बता देगा। ठीक है जी, तो ये तीन बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है, आर्टिकल 84 में लिखा है कि इसके अलावा संसद के सदस्यों की अन्य योग्यताओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के सदस्यों के द्वारा। संसद के सदस्यों की अन्य योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगी, संसद विधि बनाकर करेगी। कौन करेगी बताओ, संसद विधि बनाकर करेगी। भाई इतनी हमारे एक संविधान निर्माताओं ने क्या कहा, संविधान निर्माताओं ने कहा देखो भाई तीन योग्यताएं तो हम लिख के जा रहे हैं, इसके अलावा और संसद के सदस्यों की कुछ योग्यताएं लिखनी है। तो संसद के सदस्यों की योग्यताएं कौन लिख देगी, संसद के सदस्यों की योग्यताएं लिख देगी कौन बताओ, संसद। क्या बनाकर बताओ, विधि बनाकर। और जहां कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है ना कि संसद विधि बनाकर ऐसा करेगी, तो वहां आप ये मान के चले संसद हमेशा कौन सी विधि बनाएगी बताओ, साधारण विधि बनाएगी। साधारण विधि बनाकर ही संसद वहां पे ऐसा करेगी। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हमारी संसद ने कानून बनाया, उस कानून का नाम भी याद रखना है आपको, बार बार इस चैप्टर में आएगा। वो कानून का नाम क्या है बताओ, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। और ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब का है बताओ, 1951 का, यानी पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, PRA, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जो कब का है बताओ, 1951 का है, जो कि हमारी अंतरिम संसद ने बनाया था। आप सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ लो, क्या समझ लो, देखो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है ना कि ऐसा अधिनियम या ऐसा कानून जो किसके लिए बना हुआ है, जनप्रतिनिधियों के लिए। और MP और MLA हमारे क्या होते हैं बताओ, जनप्रतिनिधि होते हैं। तो इन MP और MLA के लिए जो कानून बना हुआ है, इसलिए इसको हम कौन सा अधिनियम बोलेंगे बताओ, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बोलेंगे। ठीक है जी। अब इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की मैं बात करूं तो इसमें कुछ योग्यताएं और लिखी हुई। वो क्या योग्यता लिखी है, पहली बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है बताओ, संसद के सदस्यों का या संसद का उम्मीदवार बनना चाहता है, संसद का उम्मीदवार बनना चाहता है, तो उस व्यक्ति का नाम भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में क्या होना चाहिए, मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल है। सिंपल ये है कि भाई देखो, भारत में हमारे लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में 543 लोकसभा के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बने हुए हैं। इन 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से उस व्यक्ति को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में क्या होना चाहिए बताओ, पंजीकृत होना चाहिए। कुल मिला के उसका पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में वोटर ID में या मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, उसकी खुद की क्या बनी होनी चाहिए बताओ, वोटर ID बनी भी होनी चाहिए।
तभी जाके वो क्या लड़ सकता है बताओ, चुनाव है लड़ सकता है। तो सिंपल है ये तो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये भी प्रावधान है कि कोई यदि संसद का उम्मीदवार बनना चाहता है तो उस व्यक्ति का नाम भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसके रूप में वो पंजीकृत होना चाहिए बताओ, मतदाता के रूप में क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है जी, ये बात होगी। उसके बाद में अगली बात हम करें, इसके अलावा देखो यदि कोई व्यक्ति एससी एवं एसटी के लिए आरक्षित सीट से क्या लड़ना चाहता है बताओ, रिजर्व सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। देखिए मैं आगे आपको समझाऊंगा इसी चैप्टर में कि हमारे यहाँ लोकसभा में, कहाँ पे, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में किस किस को आरक्षण दिया गया है, एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है, और अब आगे से किसको आरक्षण दे दिया गया है, 106वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को भी क्या दे दिया गया बताओ, आरक्षण दे दिया गया है। ठीक है, एससी एवं एसटी को आरक्षण दिया गया है, और 106वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको भी आरक्षण दिया गया है, 106वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया है। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ एससी एवं एसटी की जो रिजर्व सीट है उससे चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन है कि वह व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में क्या होना चाहिए, एससी यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में क्या होना चाहिए बताओ, पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल ये है कि भाई यदि कोई एससी एसटी की रिजर्व सीट से चुनाव लड़ना चाहता है तो कुल मिला के उस व्यक्ति को होना क्या चाहिए बताओ, एससी एवं एसटी का होना चाहिए। और एससी एवं एसटी का होगा तो कैसे पता चलेगा, तो उसको पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के, यानी इंडिया की टेरिटरी के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, किसी भी राज्य में वो किसके रूप में पंजीकृत होना चाहिए, उस व्यक्ति को एससी एवं एसटी के रूप में क्या होना चाहिए बताओ, पंजीकृत होना चाहिए। सिंपल भाषा में ऐसे बोलूं तो उस व्यक्ति के पास में किसी न किसी राज्य का एससी एवं एसटी का क्या होना चाहिए बताओ, सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतने में वो रिजर्व सीट से क्या लड़ सकता है बताओ, चुनाव लड़ सकता है। ये साथियों हमने क्या पढ़ लिए हैं, इनकी योग्यताएं पढ़ ली हैं। एक बार वापस से रिवीजन करवा देता हूं इनका। देखो वापस से देखो, देखिए क्या बताया मैंने बताया कि संसद के सदस्यों की योग्यताएं एवं अयोग्यताओं की बात कर रहे हैं। अगर संसद के सदस्यों की योग्यताओं और अयोग्यताओं की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम योग्यताओं की चर्चा कर रहे हैं। और योग्यताओं वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है बताओ, आर्टिकल 84 है। और आर्टिकल 84 में क्या लिखा है बताओ, संसद के सदस्यों की क्या लिखी है बताओ, योग्यताएं। पहली योग्यता तो क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने कहा भारत के नागरिक में जन्मजात नागरिक है तो भी चलेगा, अर्जित नागरिकता है तो भी चलेगा। दूसरी बात है यदि वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि यदि वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए बताओ, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात होगी, ओके। उसके बाद में अगला देख लो, यदि कोई संसद का अभ्यर्थी या उम्मीदवार बनना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति क्या चाहता है बताओ, संसद का अभ्यर्थी या उम्मीदवार बनना चाहता है तो उस व्यक्ति को क्या होगा, हमारा जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी होगा, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा, उसके समक्ष संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेखित जो शपथ है उस शपथ के प्रारूप को क्या करना होगा बताओ, ग्रहण करना होगा। अगर कोई ये शपथ लेने से क्या कर दे बताओ, मना कर दे, तो ऐसे में उसका नामांकन पत्र ही क्या कर दिया जाएगा बताओ, खारिज कर दिया जाएगा। फिर कौन सा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संसद के सदस्यों की योग्यताओं के निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, संसद करेगी या राष्ट्रपति करेगी, तो संसद के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण संसद के द्वारा ही किया जाएगा। इसके संबंध में संसद किसका निर्माण करेगी बताओ, संसद विधि का निर्माण करेगी। और क्या इसके संबंध में हमारी संसद ने कोई विधि बनाई है, हाँ जी विधि बनाई है, जिस विधि का नाम क्या है बताओ,
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है। इसमें कुछ बातें लिखी हैं। पहली बात तो यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ संसद के सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति का नाम पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में वो क्या होना चाहिए बताओ, पंजीकृत होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि वह व्यक्ति एससी एवं एसटी के लिए जो रिजर्व सीट है, एससी एवं एसटी की जो आरक्षित सीट है, वहां से क्या लड़ना चाहता है बताओ, चुनाव लड़ना चाहता है। एससी एवं एसटी की आरक्षित सीट से क्या लड़ना चाहता है बताओ, चुनाव लड़ना चाहता है। तो उस व्यक्ति को पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य के अंदर या किसी भी संशासित प्रदेश के अंदर एससी एवं एसटी के रूप में क्या होना चाहिए बताओ, पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ ली, साथियों, योग्यताएं। अब मैंने क्या कहा, हम योग्यताओं में पढ़ेंगे और योग्यताओं के बाद में क्या पढ़ेंगे बताओ, अयोग्यताएं पढ़ेंगे। दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। योग्यताएं कौन से आर्टिकल में बताओ, आर्टिकल 84 में। उसके अलावा अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी, उसको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे बताओ, अयोग्यताएं। उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, अयोग्यताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, अयोग्यताएं पढ़ लेते हैं। और याद रखना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से योग्यताओं की तुलना में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या है बताओ, अयोग्यताएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो संसद की सदस्यों की अयोग्यताएं, संसद के सदस्यों की क्या बताओ, अयोग्यताएं। अब ये संसद के सदस्यों की योग्यताएं कौन से आर्टिकल में लिखी है, ये संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं लिखी है हमारे कौन से आर्टिकल में बताओ, आर्टिकल 102 में। संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी है बताओ, आर्टिकल 102 में लिखी है। अब आर्टिकल 102 में क्या लिखी हुई है बताओ, ठीक है। अब आर्टिकल 102, इसको अच्छे से समझो। पहली बात तो देखो, इसके दो क्लोज हैं, इसको अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं। आर्टिकल 100, देखो हर आर्टिकल का क्लोज महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन किसी आर्टिकल का क्लोज महत्वपूर्ण होता है तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ाता हूँ। फिर एक तो आर्टिकल 102 उसका क्लोज 1, और एक आर्टिकल कौन सा है बताओ, आर्टिकल 102 उसका क्लोज 2। आर्टिकल 102 उसके कितने क्लोज है बताओ, 2 क्लोज है। उन दोनों क्लोजों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले मैं जो समझाऊंगा आपको, कौन सा समझाऊंगा बताओ, अगले जो आधा घंटा हमारी चर्चा चलेगी वो कौन से आर्टिकल पे चलेगी बताओ, आर्टिकल 102 के क्लोज 1 पे। फिर उसके बाद में मैं चर्चा करूंगा किस पर बताओ, आर्टिकल 102 के क्लोज 2 पर। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 102 उसका कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ, क्लोज 1 पढ़ रहे हैं। और इसमें है क्या लिखा बताओ, संसद की सदस्यों की क्या बताओ, अयोग्यता। क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या है बताओ, डिस्क्वालिफिकेशन। भाई देखो, क्वालिफिकेशन कब देखी जाती है, किसी पोस्ट पर बैठने से पहले हम क्या चेक करते हैं बताओ, उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। लेकिन अगर आप किसी पोस्ट पे बैठ गए और पोस्ट पे बैठने के बाद में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना, ठीक है, कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बताओ, ऐसी कंडीशन में उसको क्या ठहराया जा सकता है बताओ, डिस्क्वालीफाइड ठहराया जा सकता है, अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, और कौन कौन सी अयोग्यताएं सांसदों के संदर्भ में है उसको समझिएगा। ठीक है, पहले तो अपने माइंड में बैठा हो, हम योग्यताएं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बताओ, अयोग्यताएं। तो इसमें देखो आर्टिकल 102 इसके क्लोज 1, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो लिखा है, यदि कोई व्यक्ति, यानी यदि कोई सांसद, यहां व्यक्ति का संदर्भ सांसद से ही होगा, यदि कोई व्यक्ति मतलब सांसद क्या करता है, लाभ का पद धारण करता है, लाभ का पद क्या करता है बताओ, धारण करता है। यदि कोई व्यक्ति, या यदि नहीं, यदि कोई सांसद क्या करता है बताओ, लाभ का पद धारण करता है, तो उसको क्या माना जाएगा बताओ, उसको फिर योग्य नहीं माना जाएगा, अभी तो उसको क्या माना जाएगा बताओ, अयोग्य माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति यानी यदि कोई सांसद क्या करता है, लाभ का पद धारण करता है, तो उसको क्या माना जाएगा बताओ, अयोग्य माना जाएगा। यानी लाभ के पद का क्या मीनिंग है उसको समझो। यहां पे पहली बात तो देखो, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लाभ का पद
लाभ का पद क्या नहीं किया गया बताओ, परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ का पद परिभाषित नहीं किया गया है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल बात मैंने कई बार आपको बताई है, क्या पूछ लिया जाए कि लाभ के पद को परिभाषित किया गया है तो नहीं, क्या स्पर्शता शब्दावली को परिभाषित किया गया है क्या नहीं, क्या प्रश्नावली कुशलता को परिभाषित किया गया है क्या नहीं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज की क्या नहीं है बताओ, डेफिनेशन नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज की डेफिनेशन होती तो फिर संसद का क्या काम होता, फिर सुप्रीम कोर्ट किसकी व्याख्या करता। ठीक है, तो डेफिनेशन नहीं है। ठीक है जी, तो संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ लाभ का पद कौन होगा उसका निर्धारण कौन करेगी, संसद विधि बनाकर। संसद विधि बनाकर क्या करेगी बताओ, निर्धारण करेगी। किसका निर्धारण करेगी, लाभ के पद का क्या करेगी बताओ, निर्धारण करेगी। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल बात कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसी आर्टिकल में एक क्या लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। इसी आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है बताओ, स्पष्टीकरण लिखा हुआ है या एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। वो स्पष्टीकरण क्या है कि यहाँ मंत्री का पद, यहाँ संघ के मंत्री का पद या मंत्री का पद, यहाँ मंत्री का पद किसकी श्रेणी में नहीं आएगा, मंत्री का पद लाभ के पद, लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आएगा। स्पेशली इसी आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, और किसी आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, इस आर्टिकल के सेंस की बात कर रहे हैं। देखो राष्ट्रपति के संदर्भ में हमने पढ़ा था कौन कौन सा पद लाभ के पद में नहीं आएगा, वो अलग बात थी। लेकिन यहां बात कर रहे हैं हम किसकी बताओ, संसद के सदस्यों की योग्यता है। यहां बता रखा है कि यहां मंत्री का पद लाभ के पद की श्रेणी में क्या नहीं होगा बताओ, शामिल नहीं होगा। यहां मंत्री का पद क्या नहीं होगा बताओ, लाभ के पद की श्रेणी में क्या नहीं होगा बताओ, शामिल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा इसको लॉजिकली समझो। पहली बात तो लाभ का पद का सिंपल तात्पर्य है ऐसा पद जो क्या देता है बताओ, लाभ देता है, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, लाभ का पद बोलेंगे। सिंपल भाषा में से समझो कि मान लीजिए कोई सांसद बन गया और सांसद बनने के बाद में वो बोलता है कि नहीं भाई साहब मैं इसके साथ साथ प्रोफेसर भी बना रहूंगा। भाई एक साथ दो पद पे तो आप कैसे बैठे रह सकते हो, यानी तो ऐसी कंडीशन में प्रोफेसर का पद कौन सा पद हो जाएगा बताओ, लाभ का पद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे या तो प्रोफेसर बन जा या क्या बन जा बताओ, सांसद बन जा, दोनों जगह एक साथ नहीं बैठे रह सकते। लेकिन यहां मंत्री का पद लाभ के पद की श्रेणी में क्यों नहीं है, उसको लॉजिकली समझो। देखो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। पर मेरे को बताओ भारत में मंत्री बनता कौन है, भारत में मंत्री बनता वही है जो सांसद होता है। अमित शाह मंत्री है, संसद के सदस्य भी हैं। प्रधानमंत्री यानी मोदी जी भी क्या है बताओ, मंत्री है। इसके अलावा संसद के क्या बताओ, सदस्य हैं। तो जितने भी मंत्री होते हैं हमारी संसदीय शासन प्रणाली में वो किसके सदस्य होते हैं बताओ, संसद के सदस्य होते हैं। इसलिए यहां मंत्री के पद को क्या दी गई है बताओ, छूट दी गई। अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज ये होता कि अगर मंत्री के पद को हम यहां छूट नहीं देते तो होता क्या कि जैसे ही वो मंत्री बनता वो लाभ के पद की श्रेणी में आ जाता, वो अयोग्य हो जाता। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है मंत्री उसी को बनाना है जो किसका सदस्य बताओ, संसद का सदस्य। तो ये विरोधाभास हो जाता ना। इसलिए यहाँ मंत्री का पद लाभ के पद की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री वही बनता है जो संसद का क्या होता है बताओ, सदस्य होता है। वो अलग बात है कि उसको 6 महीने की क्या मिलती है बताओ, छूट मिलती है। या भाई या तो जिस दिन वो मंत्री बनाए उस दिन उसको संसद का सदस्य बनना पड़ता है, या वो 6 महीने के भीतर भीतर संसद का सदस्य बन सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने कहा कि कोई व्यक्ति लाभ का पद, देखो यदि कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वो संसद पद के लिए, सांसद पद से क्या होगा बताओ, अयोग्य होगा। ठीक है, दूसरी अयोग्यता देखो, यदि वह क्या हो जाए बताओ, विकृत चित्त हो जाए। विकृत चित्त का मतलब क्या हो जाए बताओ, अनसाउंड माइंड हो जाए। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, देखो उसका माइंड कब साउंड कर दे पता ही नहीं चले, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे बताओ, अनसाउंड माइंड बोलेंगे। सिंपल भाषा में हम उसको बोलेंगे विकृत चित्त, या क्या हो जाए बताओ, पागल हो जाए। लेकिन दिक्कत यहां है कि यहां बताएगा कौन कि कौन व्यक्ति पागल है कौन पागल नहीं है। भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका पड़ोसी क्या लगता है बताओ, पागल लगता है। अगर आप कहीं लाइब्रेरी में बैठ के क्लास ले रहे हैं तो आपको लग रहा है मेरा पड़ोसी पागल है, और पड़ोसी को लग रहा है आप पागल है। इसके हिसाब से तो पूरा भारत भी पागल है। इसके हिसाब से तो पूरे सांसद भी क्या होंगे बताओ, पागल होंगे। तो पूरे सांसद ही क्या होंगे बताओ, अयोग्य होंगे।
तो बताओ यहाँ पे कोई ना कोई तो बताएगा ना भाई कि वो पागल है। तो उसके लिए आगे लिखा है, इसके संबंध में किसी सक्षम न्यायालय यानी कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की क्या होनी चाहिए बताओ, घोषणा होनी चाहिए। अब यहां मैंने बोला है कि भाई किसी सक्षम न्यायालय की क्या होनी चाहिए बताओ, घोषणा होनी चाहिए। तो किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर कोई न्यायालय असक्षम भी होता है क्या? सभी न्यायालय सक्षम ही तो होते हैं। यहाँ सक्षम न्यायालय का तात्पर्य है उस न्यायालय से है जिसको ये ऑथोरिटी है कि वो किसी व्यक्ति को विकृत चित्त का सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, उस व्यक्ति को पागल का सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। ठीक है, तो भी उस व्यक्ति को पागल मानना है। तो अब कभी भी आपको कोई व्यक्ति क्या बोल दे बताओ, पागल बोल दे, तो आपको मानना ही नहीं है। अगले वाले को क्या बोलना है कि भाई मान लो मैं पागल हूं या नहीं हूं, मैं तब मानूंगा जब मेरे संबंध में किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा क्या की जाएगी बताओ, घोषणा की जाएगी, है ना। किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा इसके संबंध में क्या की जाएगी बताओ, घोषणा की जाएगी। तभी मैं अपने आप को पागल स्वीकार करूंगा, अदरवाइज मैं पागल स्वीकार नहीं करूंगा। तो यहाँ पे यदि कोई सांसद क्या हो गया है बताओ, विकृत हो गया है, पागल हो गया है, ठीक है, और उसको पागल कब माना जाएगा, इसके संबंध में किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा क्या की जाए बताओ, घोषणा की जाए। ठीक है, इसी प्रकार की आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, कुछ समय पहले है एक मूवी आई थी, हरियाणा की पॉलिटिक्स पर बेस्ड मूवी थी, और उसके अंदर एक्टर थे अमिताभ बच्चन, नहीं अभिषेक बच्चन, है ना। वो उस मूवी का नाम था 10वीं पास या 10वीं 12th फेल नहीं, 10वीं पर याद आ रही थी, है ना। होता यह है कि उस मूवी के अंदर अभिषेक बच्चन क्या होते हैं बताओ, हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं। उसमें मतलब हरियाणा के नाम तो नहीं, हरित प्रदेश नाम है उसका। और मुख्यमंत्री को क्या कर लिया जाता है बताओ, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभिषेक बच्चन को क्या कर लिया जाता है बताओ, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उन पे कोई मतलब घोटाले, पेपर घोटाले का आरोप लगता है, तो वो जेल में जाते हैं। तो जब जेल में जाते हैं तो पीछे से अपनी बेगम को या अपनी मैडम को वो क्या बना देते हैं बताओ, हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री बना देते हैं। अभिषेक बच्चन जिस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उस मूवी में उसके क्या बना देते हैं, मुख्यमंत्री अपनी मैडम को बना देते हैं। अब उनकी मैडम जी इतने दिन तो क्या थी, घर की चार दीवारी में थी, लेकिन अब मैडम जी घर की चार दीवारी से बाहर निकली और उन्होंने सत्ता का चाव देखा। ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई साहब मुख्यमंत्री का क्या रुतबा है, 20 गाड़ियां आगे 20 गाड़ियां पीछे। अब उनके माइंड में ये चलने लग गया कि जिस दिन अभिषेक बच्चन जेल से बाहर आ जाएंगे उस दिन वो क्या करेंगे, मेरे को घर की चार दीवारी में वापस भेज देंगे और मेरे को मुख्यमंत्री के पद से वापस से क्या देना पड़ेगा बताओ, त्याग पत्र देना पड़ेगा, है ना। अब ऐसी कंडीशन में वो मैडम जी ऐसा कुछ दावा खेलती हैं कि मैं हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी रहूं। अब वो क्या करते हैं, वो अभिषेक बच्चन से जेल में मिलने के लिए जाते हैं। तो अभिषेक बच्चन बोलते हैं कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, मेरे को जल्दी से अब क्या निकाला जाए बताओ, जेल से बाहर निकाला जाए। अभिषेक बच्चन ने कहा मेरे को जल्दी से जेल से बाहर निकालो। तो मैडम जी ने कहा कोई बात नहीं, हमने व्यवस्था पूरी कर दी है। बोला कैसे व्यवस्था की, कि चिंता मत करो, हमने एक डॉक्टर से बात कर ली है, वो डॉक्टर क्या करेगा, आपका पागल का सर्टिफिकेट बना देगा और फिर हम किसी न्यायाधीश से बातचीत करके आपका पागल का सर्टिफिकेट सक्षम न्यायालय से उसकी क्या करवा देंगे बताओ, घोषणा करवा देंगे। फिर आप विकृत हो जाएंगे, अनसाउंड माइंड हो जाएंगे, और फिर आप विकृत हो जाएंगे तो हम आपको क्या कर देंगे बताओ, इलाज के नाम पे मतलब 3 4 5 6 महीने की आपको जेल से क्या मिल जाएगी बताओ, छुट्टी मिल जाएगी। अभिषेक बच्चन सोचते हैं कि मैडम जी कितनी मेरे को चाहती है ना, मेरे को जेल से बाहर निकालने के लिए देखो क्या क्या समीकरण बना रही है, कितने अच्छे समीकरण बना रही है। इतना बोल के मैडम जी निकल जाती है। लेकिन जो अभिषेक बच्चन के जो पीए थे, जो उस समय मैडम जी के साथ घूम रहे थे, वो मैडम जी के जाने के बाद में पीए साहब आते हैं वापस, और पीए साहब आके उनको समझाते हैं, सर जिस प्रकार के संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं हैं उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताएं जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 191 में, वहां पे भी लिखा है कि यदि कोई राज्य विधानमंडल का सदस्य क्या हो जाए बताओ, विकृत हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, वहां पे वो यहाँ पे संसद के सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा, राज्य विधानमंडल में क्या होगा, राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। जब वो राज्य विधानमंडल का सदस्य ही नहीं बन पाएगा तो क्या बताओ, मुख्यमंत्री बन पाएगा, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। क्या क्या समीकरण है ना। सत्ता की चाहत होती ऐसी है ना, सत्ता आने के बाद में अपने भी अपने नहीं लगते हैं। ठीक है, तो फिर उस मूवी के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया, तो मैंने उसको यहां से रिलेट किया जब मैंने मूवी को देखा। ठीक है, वो यदि कोई व्यक्ति क्या हो जाता है बताओ, विकृत हो जाता है, पागल हो जाता है, इसके संबंध में किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा क्या की जाती है बताओ, घोषणा की जाती है। ठीक है,
तो एक ये हो गया। तीसरी बात ये लिखी है कि यदि कोई व्यक्ति क्या हो जाए बताओ, यदि कोई व्यक्ति, यानी यदि कोई व्यक्ति मतलब सांसद, यदि कोई सांसद क्या हो जाए बताओ, दिवालिया हो जाए, दिवालिया हो जाए। और दिवालिया हो जाए ये भी कैसा पता चलेगा, इसके लिए भी किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा क्या की जाएगी बताओ, किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा इसकी क्या की जाएगी बताओ, घोषणा की जाएगी कि भाई इस व्यक्ति का क्या निकल चुका है बताओ, दिवाला निकल चुका है। यदि कोई व्यक्ति क्या हो जाए बताओ, देखो यहां क्या था, यदि कोई व्यक्ति क्या हो गया बताओ, पागल हो गया, यानी कोई सांसद पागल हो गया तो भाई साहब उसको अयोग्य ठहराओ, नहीं तो पूरे देश को पागल करेगा। उसी प्रकार से यदि किसी सांसद का क्या निकल गया बताओ, दिवाला निकल गया है, तो भाई साहब वो तो पूरे देश का दिवाला निकाल देगा। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या बताना चाहिए बताओ, अयोग्य बता देना चाहिए। और यहाँ दिवालिया का तात्पर्य क्या है, दिवालिया का तात्पर्य है कि मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया, मान लीजिए आपने किसी बैंक से 100 करोड़ रुपए का लोन लिया, दे देंगे क्या बैंक वाले आपको, दे देंगे जी, है ना। लेकिन उसके लिए उतनी एसेट्स होनी चाहिए, संपत्ति आपको बतानी पड़ेगी कि देखो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है। उसके बेसिस पे आपने 100 करोड़ का लोन ले लिया। अब फिर मान लीजिए आप बैंक वालों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं, बैंक वालों का जब पैसा नहीं लौटा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में बैंक वाले क्या करेंगे, आपकी संपत्ति को जब्त करेंगे। पता चला आपकी संपत्ति को जब्त किया, फिर भी बैंक वालों का जो 100 करोड़ की जो राशि है वो रिटर्न नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या घोषित किया जा सकता है बताओ, ऐसी कंडीशन में आपको दिवालिया घोषित किया जा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए और इसके संबंध में किसी सक्षम न्यायालय की क्या की जाए बताओ, घोषणा की जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी उस व्यक्ति को क्या ठहराया जा सकता है बताओ, अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करे बताओ, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता से क्या कर दे, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता से क्या कर दे बताओ, नागरिकता से त्याग पत्र दे दे। यानी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता से अगर उसने त्याग पत्र दे दिया तो ऐसी कंडीशन में उसकी भारत की नागरिकता क्या हो गई बताओ, नागरिकता समाप्त हो गई। और अगर आपको योग्यता याद आ रही है तो योग्यता में भाई साहब पहली योग्यता क्या पड़ी थी, वो भारत का क्या होना चाहिए बताओ, नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का यदि त्याग पत्र दे दे, या क्या करे वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, किसी दूसरे देश की क्या करे बताओ, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। और भारत में ये प्रोविजन है कि अगर जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं वैसे ही आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही क्या हो जाती है बताओ, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है बताओ, समाप्त हो जाती है। तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और जैसे ही भारत की नागरिकता समाप्त होगी आप सांसद पद के लिए अयोग्य हो गया। या क्या लिखा हुआ है, या आपने किसी दूसरे देश के प्रति क्या कर दी बताओ, आपने अपनी निष्ठा व्यक्त कर दी। यदि आपने किसी दूसरे देश के प्रति क्या व्यक्त कर दी बताओ, निष्ठा व्यक्त कर दी। तो निष्ठा व्यक्त करने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई भारत का सांसद है और वो मान लीजिए किसी दूसरे राष्ट्र यानी पाकिस्तान के प्रति, अफगानिस्तान के प्रति, बांग्लादेश के प्रति, अमेरिका के प्रति, ब्रिटेन के प्रति या किसी भी राष्ट्र के प्रति अपनी क्या व्यक्त कर दे बताओ, निष्ठा व्यक्त कर दे। ठीक है, मतलब वो इतनी ज्यादा चाहत दिखा दे कि मेरे को इंडिया से ज्यादा कोई दूसरा देश प्यारा लगता है, और उसके बाद में मान लो उसके कोर्ट में प्रक्रियाएं चले और कोर्ट ये डिसाइड कर दे कि वास्तव में इसने किसी दूसरे देश के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, तो ऐसी कंडीशन में वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और जब भारत का नागरिक ही नहीं रहेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ, उसका सांसद का जो पद है वहां से उसकी सदस्यता क्या मानी जाएगी बताओ, समाप्त मानी जाएगी, फिर वो संसद का सदस्य नहीं बना रह पाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो लिखी हैं। देखो कितनी बातें लिखी थी, पहली बात क्या लिखी थी बताओ, वो क्या करता है बताओ, लाभ का पद धारण करता है तो क्या माना जाएगा बताओ, अयोग्य। यदि वो क्या हो गया बताओ, पागल हो गया तो अयोग्य माना जाएगा। यदि उसका क्या निकल गया बताओ, दिवाला निकल गया तो क्या माना जाएगा बताओ, अयोग्य माना जाएगा। फिर चौथी वाली कौन सी बात थी बताओ, नागरिकता नहीं रही है बना तो भी अयोग्य माना जाएगा। अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला पॉइंट है जी अन्य अयोग्यताओं का निर्धारण। अन्य अयोग्यताओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी। अन्य योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगी बताओ, संसद विधि बनाकर करेगी। भाई इतनी योग्यताएं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई है, इसके अलावा अन्य योग्यताओं का अगर निर्धारण करना है तो अन्य योग्यताओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा,
अन्य योग्यताओं का निर्धारण हमारे यहाँ संसद विधि बनाकर करेगी। क्या इसी संबंध में हमारी संसद ने कोई विधि बनाई है? क्या हाँ जी, वो अभी भी मैंने बताई थी। कौन सी संसद ने विधि बनाई है? उस विधि का नाम बताओ देखें। हाँ बता दो देखें। संसद की विधि का नाम है जी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। और ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कब का है बताओ? अधिनियम कब का है? ये है 1951 का। इसमें कुछ बातें और लिखी है, उनमें से एक बात हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद महत्वपूर्ण है, बाकी तो नॉर्मल बातें हैं। नॉर्मल क्या बातें हैं? जैसे मान लीजिए कि यदि कोई सांसद क्या करता है, उस पर मान लीजिए करप्ट प्रैक्टिस यानी कि भ्रष्ट आचरण का क्या लगता है बताओ? आरोप लगता है। या मान लीजिए कोई सांसद किसी सामाजिक कुरीति के अंदर लिप्त पाया जाता है, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, जैसे ठीक है मृत्युपोत जैसी सामाजिक कुरीतियों के अंदर कोई सांसद लिप्त पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको क्या ठहराया जा सकता है बताओ? अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके अलावा ये भी प्रोविजन है कि यदि कोई सांसद क्या करता है, किसी कॉर्पोरेट कंपनी में 25% से अधिक की शेयर होल्डिंग रखता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उस सांसद को क्या ठहराया जा सकता है बताओ? अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो इस प्रकार की कुछ योग्यताएं लिखी हैं जो नॉर्मल योग्यताएं हैं, ठीक है। या कोई सांसद तिथि या जो निर्धारित तिथि है, निर्धारित तिथि तक क्या नहीं दे पाता है बताओ? निर्धारित तिथि तक अपना जो मतदान के खर्चे का जो ब्यौरा है वो अगर निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो भी उसके अयोग्य ठहराने के बारे में चर्चा हो सकती है। ये सब नॉर्मल पॉइंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बार रीडिंग लगाने पे काम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक फैक्ट जो महत्वपूर्ण है वो आपको पढ़ना है। वो क्या है? वो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये प्रोविजन है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या तो भाई 2 वर्ष या उससे अधिक समय की क्या सुनाई गई बताओ? सजा सुनाई गई है। यदि किसी व्यक्ति को कितने वर्ष बताओ? देखो 1 वर्ष की सजा हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 वर्ष की सजा पूरी करेगा और उसके बाद में वापस कहां पे आके बैठ जाएगा बताओ? संसद में आके बैठ जाएगा। उसको 1.5 वर्ष की सजा हुई है तो भी 1.5 वर्ष की सजा पूरी करेगा और उसके बाद में संसद में वापस आके बैठ जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लागू कब होगा? जब उस व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक समय की क्या सुनाई गई बताओ? सजा। कितने वर्ष की बताओ? 2 वर्ष या उससे अधिक समय की सजा सुनाई गई है, तो उस व्यक्ति को जितनी सजा दी गई है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बताओ? तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को जितनी सजा दी गई है, तो सजा की अवधि क्या लिखा है बताओ? उस व्यक्ति को जितनी समय की क्या दी गई बताओ? सजा। तो उस व्यक्ति को जितनी सजा की अवधि प्लस सजा की समाप्ति के पश्चात भी, सजा की समाप्ति के पश्चात भी 6 वर्ष तक उसको क्या माना जाएगा बताओ? 6 वर्ष तक उसको अयोग्य माना जाएगा। सजा की समाप्ति के पश्चात भी उसको 6 वर्ष तक क्या माना जाएगा बताओ? अयोग्य माना जाएगा। ये प्रोविजन लिखा है। क्या प्रोविजन लिखा है? देखो कि देखो यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक समय की क्या सुनाई गई है बताओ? सजा सुनाई गई, तब उस व्यक्ति को जितनी सजा दी गई है वो सजा तो तब तक तो वो अयोग्य है ही, उस सजा की समाप्ति के पश्चात भी कितने वर्ष तक अयोग्य माना जाएगा बताओ? 6 वर्षों तक अयोग्य माना जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी सांसद को 4 वर्ष की सजा सुना दी, तो वो 4 वर्ष के जितनी बार सजा सुनाएगी उतने समय के लिए तो अयोग्य है ही। उसके बाद में अगले 6 वर्ष, सजा की समाप्ति के पश्चात अगले 6 वर्षों तक क्या हो जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। इसके हिसाब से आप लॉजिकली सोच के मेरे को बताओ कि यदि किसी सांसद को मान लीजिए 6 वर्ष की सजा सुनाई गई है, यदि किसी भी सांसद को कितनी वर्ष की सजा सुनाई गई है बताओ? 6 वर्ष की सजा सुनाई गई है, तो वो 6 वर्ष तो ये है और अगले 6 वर्ष, भाई एक तो 6 वर्ष तो सजा की अवधि और अगले 6 वर्ष की अवधि तक उसे क्या माना जाएगा बताओ? अयोग्य माना जाएगा। यानी उसको क्या नहीं माना जाएगा बताओ? योग्य नहीं माना जाएगा। ये प्रोविजन है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सजा की अवधि कितनी होनी चाहिए? 2 वर्ष या उससे अधिक समय की है। ऐसी कंडीशन में सजा की अवधि तथा सजा की समाप्ति के पश्चात भी कितने वर्षों तक उसको अयोग्य माना जाएगा? 6 वर्षों तक अयोग्य माना जाएगा। चलो जी, इतना हो गया। अब बात इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगली है। मैंने आपको ऐसे बताया था, देखो मैंने आपको ऐसे बताया था आर्टिकल 102 उसका क्लोज 1 मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। इसका क्लोज 2 में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, है ना। अभी यही पढ़ा रहा हूं मैं, अभी इसको और बताऊंगा, है ना। ये नहीं पढ़ाया मैंने अभी, ठीक है। इसके क्लोज 2 में क्या, क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ है कि भाई देखो इसमें 5 बातें थी। पहली बात,
लाभ का पद धारण करता है तो अयोग्य। दूसरी बात, पागल हो गया तो अयोग्य। तीसरी बात क्या बताओ, दिवालिया हो गया तो अयोग्य। चौथी बात क्या बताओ, नागरिकता का त्याग कर दिया, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो भी क्या हो गया बताओ, अयोग्य। अगली बात क्या बताओ, ई में मैंने क्या बताया कि भाई अन्य अयोग्यताओं का निर्धारण कौन बनाकर निर्धारित करेगी बताओ, संसद विधि बनाकर करेगी। ठीक है, आर्टिकल 102 के क्लोज 2 में क्या लिखा है, इसकी विस्तृत चर्चा 1-1.5 घंटे की अगली क्लास में होगी, बट इसमें लिखा क्या इतना मैं जरूर बता देता हूं आपको। इसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति को जो हमारी संविधान की, भाई इतनी अयोग्यताएं तो सांसद की लिख दी, इसके अलावा अन्य अयोग्यताएं कौन से आर्टिकल में लिखी है, आर्टिकल 102 के क्लोज 2 में, जो कि कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 52वें संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया। इसमें प्रोविजन क्या लिखा गया बताओ, कि संविधान की 10वीं अनुसूची, संविधान की कौन सी अनुसूची बताओ, संविधान की 10वीं अनुसूची एवं संविधान की 10वीं अनुसूची बोल दो, या मैं क्या बोल दो बताओ, या इसको क्या बोल दे बताओ, दल बदल विरोधी अधिनियम, दल बदल विरोधी अधिनियम। 10वीं अनुसूची में कौन से अधिनियम के प्रोविजन दिए गए हैं बताओ, दल विरोधी अधिनियम के प्रोविजन दिए गए हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कब का है बताओ, 1985 का। ठीक है, मैं उल्लेखित अयोग्यताओं के आधार पर भी, अयोग्यताओं के आधार पर भी क्या किया जा सकता है बताओ, आधार पर भी सांसदों को या संसद के सदस्यों को क्या ठहराया जा सकता है, संसद के सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। कहने का सिंपल मीनिंग है अयोग्य ठहराया जा सकता है। कहने का मीनिंग ये है कि साथियों देखो, इतनी बातें तो हमने बता दी भाई, इतनी बातें तो हमने बता दी, इसके अलावा अन्य अयोग्यताओं का निर्धारण कौन यहाँ पे, इसके अलावा यानी लाभ का पद धारण करता है, पागल हो गया, ठीक है, दिवाला निकल गया, ठीक है, या भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया, ऐसी बातें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी। लेकिन उसके बाद में जब देश में दल बदल की गतिविधियां बढ़ती है, हमारे यहाँ देश में आयाराम और गयाराम की पॉलिटिक्स जब होती है, ठीक है, जब हमारे देश में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जब एमपी एमएलए को घोड़ों की तरह खरीदा और बेचा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, और एक संविधान में 10वीं अनुसूची को इंट्रोड्यूस करते हैं, और आर्टिकल 102 के क्लोज 2 जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें यह प्रोविजन लिखा गया कि इनके अलावा कि संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें कि दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में लिखा है, उसमें उल्लेखित अयोग्यताओं के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, संसद के सदस्यों को क्या ठहराया जा सकता है बताओ, अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, ये प्रोविजन कौन से में है, आर्टिकल 102 के क्लोज 2 में लिखा। ठीक है, बात है। ठीक है, अब ये दल बदल विरोधी अधिनियम, उसके लिए हमें 10वीं अनुसूची अलग से पढ़नी होगी, और 10वीं अनुसूची को पढ़ने में कम से कम हमें 1 घंटा और लगेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इसी में मैं आगे जा रहा हूं, है ना, इसी में आगे बढ़ रहा हूं। अब सर हमें ये बताओ कि यहाँ पे जो ये अयोग्यताएं है ना, ये अयोग्यताएं कौन सी, यदि वो लाभ का पद धारण करता है, वो पागल हो गया, दिवाला निकल गया, ठीक है, भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया, अगर इन अयोग्यताओं के आधार पर किसी भी सांसद को अयोग्य ठहराना है तो उसकी अयोग्यता का निर्णय लेगा कौन, ये अयोग्यता का निर्णय कौन लेगा, ये बात लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 103 में। समझना, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है। क्या लिखा है इसमें देखो, आर्टिकल 102 के क्लोज 1 में उल्लेखित अयोग्यताओं के आधार पर, में उल्लेखित अयोग्यताओं के आधार पर किसी सांसद को अयोग्य किसके द्वारा ठहराया जाएगा, या मैं बोल दूं यहां अयोग्यता के संदर्भ में, यानी वास्तव में वो अयोग्यताओं के संदर्भ में विनिश्चय कौन करेगा, डिसीजन कौन लेगा, विनिश्चय कौन करेगा, इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन कौन करेगा, तो यहां डिसीजन कौन करेगा जी, यहां डिसीजन करेगा राष्ट्रपति। यहां डिसीजन कौन करेगा बताओ, राष्ट्रपति। क्या समझाया मैंने,
मैंने आपको ये बताया कि आर्टिकल 102 का क्लोज 1 जो मैं अभी आप तक पढ़ाया हूं, क्लोज 2 की बात नहीं कर रहा हूं, 10वीं अनुसूची की बात नहीं कर रहा हूं, दल बदल विरोधी अधिनियम की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बताओ? आर्टिकल 102 के क्लोज 1 की बात कर रहा हूं, जिसमें क्या क्या बात लिखी थी बताओ? यदि वो लाभ का पद धारण करता है, वो पागल हो गया, उसका दिवाला निकल गया, वो भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया, ठीक है। इन अयोग्यताओं के आधार पर यदि किसी सांसद की अयोग्यताओं का, यानी उसको अयोग्य ठहराने का अगर विनिश्चय करना है, डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेगा कौन? डिसीजन लेगा जी राष्ट्रपति। यहां राष्ट्रपति का निर्णय, यहां राष्ट्रपति का निर्णय क्या होगा बताओ? अंतिम होगा। यहां राष्ट्रपति का विनिश्चय, डिसीजन क्या होगा बताओ? अंतिम होगा। यहां राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि राष्ट्रपति के निर्णय को, राष्ट्रपति की निर्णय को, राष्ट्रपति के निर्णय को किसी न्यायालय में, किसी न्यायालय में, किसी न्यायालय में क्या नहीं दी जा सकती है बताओ? चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनौती नहीं दी जा सकती। सब समझा दूंगा क्यों नहीं दी जा सकती है, ठीक है। अब किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसका और क्या मीनिंग निकाल दे हम? इसका सर ये भी तो मीनिंग निकाल दे कि यहां राष्ट्रपति का जो डिसीजन होगा, उस राष्ट्रपति के डिसीजन का क्या नहीं हो सकता है बताओ? उस राष्ट्रपति के डिसीजन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ठीक है सर। लेकिन देखो, जब डिसीजन मेकिंग की प्रोसीजर होगी ना, डिसीजन मेकिंग की प्रोसीजर में प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेगा, राष्ट्रपति जो डिसीजन लेगा, राष्ट्रपति ऐसा किसकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा? राष्ट्रपति ऐसा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार करेगा। यानी कि यहां पे जो भी राष्ट्रपति जो डिसीजन लेगा किसी को अयोग्य ठहराने का, वो डिसीजन किसकी राय के अकॉर्डिंग लेगा, किसकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग लेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग मतलब कौन सा निर्वाचन आयोग? भारत का निर्वाचन आयोग। उसकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग सेल एक्ट करेगा, कार्य करेगा। और मैंने आपको बताया कई बार, कॉन्स्टिट्यूशन में जहां कहीं पे भी सेल शब्दावली का प्रयोग आ जाए, इसका मीनिंग है वहां बाध्यकारिता का अभाव है। इसका मीनिंग है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह मानने के लिए, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह मानने के लिए क्या होगा बताओ? सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह मानने के लिए क्या होगा बताओ? बाध्य होगा। बाध्यकारी रूप से ये क्या होगी बताओ? लागू होगी। इसलिए राष्ट्रपति यहां सलाह मानने के लिए क्या होगा बताओ? बाध्य होगा। राष्ट्रपति को ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों? इस बात को पूरी कहानी से समझो, कैसे क्या होता है। होता यह है कि देखो, किसी ने लाभ का पद धारण कर लिया, कोई पागल हो गया या किसी का दिवालिया निकल गया, तो ये कैसे पता चलेगा? इसके संबंध में किसी ना किसी न्यायालय के द्वारा कोई ना कोई डिसीजन आएगा। और जब कोई ना कोई न्यायालय कोई डिसीजन देगा ना, तो वो सीधा का सीधा एक सर्टिफिकेट भेज देगा किसके पास में बताओ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। उसने एक सर्टिफिकेट अपना किसके पास में भेज दिया? उसने अपने एक सर्टिफिकेट भेज दिया किसके पास में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दौड़ा दौड़ा आया किसके पास में बताओ? राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति जी को क्या आके क्या बोलेंगे? कि राष्ट्रपति जी को बोलेंगे, मैं आपको राय दे रहा हूं, मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूं कि आपके सांसद को हमारे एक कोर्ट ने, देश के किसी न्यायालय ने क्या ठहरा दिया बताओ? पागल ठहरा दिया है। और जल्दी से आप इसको अयोग्य ठहरा दीजिए, अदरवाइज ये पूरे देश को पागल कर देगा। राष्ट्रपति क्या बोलेगा? ठीक है जी, आर्टिकल 103 में लिखा हुआ है कि मेरे को जो डिसीजन लेना है, मैं डिसीजन किसकी सलाह के अकॉर्डिंग लूंगा, किसकी राय के अकॉर्डिंग लूंगा? निर्वाचन आयोग की राय के अकॉर्डिंग लूंगा, और मैं ऐसा करूंगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अब मान लो कि निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसको अयोग्य ठहरा दो, और राष्ट्रपति ने अयोग्य ठहरा दिया। फाइनल डिसीजन हो गया। डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति किसकी राय ले रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय ले रहा है। लेकिन एक बार जब फाइनल डिसीजन हो गया ना, तो उस डिसीजन को किसी भी कोर्ट में आप क्या नहीं कर सकते हैं? चैलेंज नहीं कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय में उसकी क्या नहीं दे सकते बताओ? चुनौती नहीं दे सकते। आप किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है? आप किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है? कि उसका क्या नहीं हो सकता है बताओ? न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। देखो, यहां राष्ट्रपति के डिसीजन का न्यायिक पुनरावलोकन क्यों नहीं हो सकता है? राष्ट्रपति का डिसीजन अंतिम क्यों है, इसको समझो। आप मेरे को बताओ, अगर किसी व्यक्ति को पागल बताया तो किसी न्यायालय ने तो बताया ना,
अब बताओ, वापस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस व्यक्ति को पागल बताएंगे तो डबल बार पागल बताने में मजा आएगा क्या? भाई, पहली बार ही किसी न्यायालय ने पागल का सर्टिफिकेट जारी किया, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दौड़ा दौड़ा गया राष्ट्रपति के पास में, तब जाके उसको अयोग्य ठहराया। तो ऐसे डबल बार पागल को घोषित करवाने में मजा थोड़े आएगा। इसी पे प्रकार से मान लो किसी व्यक्ति का क्या निकल गया बताओ, दिवाला निकल गया है, या किसी व्यक्ति को क्या ठहरा दिया गया बताओ, दिवालिया ठहरा दिया गया, ठीक है जी। अब यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया ठहरा दिया गया है तो इसका डिसीजन कौन देगा? कोई न्यायालय ही तो देगा। तो उस न्यायालय का वो सर्टिफिकेट लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके पास में जाएगा बताओ? राष्ट्रपति के पास में जाएगा। राष्ट्रपति जो डिसीजन कर देगा वो फाइनल होगा। अब भाई साहब, राष्ट्रपति के डिसीजन को वापस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने की जरूरत कहां है? क्योंकि वो तो किसी न किसी न्यायालय के डिसीजन के बेसिस पे ही तो उसको दिवालिया घोषित किया था। वही सर्टिफिकेट लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पास में आया था, उसी के बेसिस पे उसको क्या किया था बताओ? डिस्क्वालीफाई किया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछते हैं। पहली बात देखो, आर्टिकल 102 के क्लोज 1 में उल्लिखित अयोग्यताओं के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य कौन ठहराएगा? सांसद को, राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति ऐसा किसकी सलाह के अनुसार करेगा? यानी सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, किसकी राय मानने के लिए बाध्य होगा? निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। फिर क्या राष्ट्रपति का डिसीजन अंतिम होगा? हाँ जी, राष्ट्रपति का डिसीजन अंतिम होगा। राष्ट्रपति के डिसीजन को किसी भी न्यायालय में क्या नहीं दी जा सकती है बताओ? चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ ली है साथियों। देखिए,